बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि वफाकी काबीना ने साबिक वजीर आजम इमरान खान के मुशीर दाखिला एहतसाब अकबर का नाम ECL में डाल दिया है। और साथ ही आपको बताएं कि वफाकी काबीना की मंजूरी के बाद ये नाम सामने आए हैं। शहजाद अकबर के अलावा और नाम भी ECL में शामिल किए गए हैं। इसी हवाले से बात करेंगे हमारे नुमाइंदे जुल्करनैन हैदर से। जुल्करनैन, बताइएगा। जी बिल्कुल, आज ये वफाकी काबीना का इजलास था जिसमें 10 नाम जो है मजमूई तौर पर ECL में डालने की मंजूरी दे दी गई है, जिसके बाद वज़ारत ने नाम ECL में भी डाल दिए गए हैं। 8 जो नाम है वो सिक्योरिटी एजेंसियों की जानिब से भिजवाए गए थे, उनके नाम ECL में डालने की सिफारिश की गई थी, उनके नाम भी डाल दिए गए हैं। जबकि एक निजी हाउसिंग स्कीम के केस की बुनियाद पर जो है 2 नाम ECL में डाले गए हैं जो कि नैब की जानिब से सिफारिश की गई थी, जिनमें साबिक मुशीर दाखिला शहजाद अकबर और उनके साथ ज़ियाउल मुस्तफ़ा नसीम हैं, बैरिस्टर हैं, इनका नाम भी ECL में शामिल कर दिया गया है। जी जुल्करनैन हमारे नुमाइंदे इस हवाले से आगाह कर रहे हैं। साबिक मुशीर दाखिला और एहतसाब शहजाद अकबर का नाम ECL में डाल दिया गया है, साथ में दीगर नाम भी इसमें शामिल है। वफाकी काबीना ने साबिक वजीर आजम इमरान खान के मुशीर दाखिला और एहतसाब शहजाद अकबर का नाम ECL में डाल दिया है। वज़ीर दाखिला पंजाब हाशिम टोगर का अडियाला जेल रावलपिंडी के दौरा। हाशिम टोगर ने अपने ट्वीट में कहा है, अडियाला जेल में मीडिया टॉक के बाद कुछ बातों का पता चला। जेल दाखिले की पहली रात शहबाज गिल को गैर कानूनी तौर पर चक्की में रखा गया। ऐसा सलूक किसी भी कैदी के साथ नहीं होना चाहिए। DIG और सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल को ओहदे से हटाने की सिफारिश की है। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। वज़ीर दाखिला पंजाब हाशिम टोगर का अडियाला जेल रावलपिंडी के दौरा। हाशिम टोगर ने अपने ट्वीट में कहा, अडियाला जेल में मीडिया टॉक के बाद कुछ बातों का पता चला। जेल दाखिले की पहली रात शहबाज गिल को गैर कानूनी तौर पर चक्की में रखा गया। ऐसा सलूक किसी भी कैदी के साथ नहीं होना चाहिए। DIG और सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल को ओहदे से हटाने की सिफारिश की है। बात करेंगे कराची शहर की। कराची में बारिशों के बाद अंडरपास मौत का गड्ढा बन गए हैं। नाजमाबाद अंडरपास के गड्ढे में गिरकर नौजवान शदीद जख्मी हो गया। मजीद जानेंगे हमारे नुमाइंदे सलमान लोधी से। सलमान, बताइएगा कैसी हालत है इस नौजवान की? जख्मी नौजवान की शनाख्त अरसलान के नाम से हुई है। नाजाबाद 7 नंबर का ये अंडरपास है जिसमें ये गिरकर जख्मी हुआ है। बारिशों के बाद शहर कैद की मुख्तलिफ शाहराहों अंडरपासेस की बात की जाए तो जगह जगह गढ़ों की वजह से हादसा रोनुमा हो रहे हैं और ट्रैफिक जैम भी मामूल बन चुका है। अब से कुछ देर कबल एक और हादसा पेश आया। गुलबाई चौरंगी है साइट एरिया के करीब, वहां पर गढ़ों में एक बड़ा ट्रॉलर उलट गया है जिसमें कंटेनर जिसके ऊपर रखा था वो भी उलट गया है। ट्रैफिक बदतरीन जैम है। एक और सूरत हाल देखने में आ रही है। नाजाबाद 7 नंबर के अलावा लियाकताबाद अंडरपास में भी जगह जगह गढ़ों की वजह से हादसा मामूल है और ट्रैफिक जैम भी मामूल है। अब से कुछ देर कबल कायदाबाद में भी जो बारिशें हुई है उसके बाद गढ़ों की वजह से बदतरीन ट्रैफिक जैम की सूरत हाल देखने में आ रही है। अब से कुछ देर कबल जो शहरी जख्मी हुआ था उसका नाम अरसलान सामने है। अब्बासी शहीद अस्पताल में जेर इलाज है। अस्पताल जराये का कहना है कि जख्मी नौजवान की हालत नाजुक है। गड्ढे में गिरकर जख्मी हुआ था जिसके बाद उसकी गाड़ी से भी टक्कर हुई थी। मोटरसाइकिल सवार ये नौजवान था। जी सलमान, हमारे नुमाइंदे आगाह कर रहे हैं। साथ में हम आपको मनाजिर भी दिखा रहे हैं और कराची के शहरी आए दिन इस तरह की शिकायत करते नजर आते हैं। जैसे ही बारिश होती है इन अंडरपासेस में पानी भर जाता है, उसके बाद पानी उतरता भी है तो गड्ढे इतने पड़ गए हैं कि वहां से गाड़ियों का, मोटरसाइकिल सवारों का गुजरना मुश्किल हो जाता है और वो अपनी जान पर खेलकर इस तरीके से सफर करते हैं। दूसरी जानिब आप इस ट्रक ट्रॉलर को देख सकते हैं जो उल्टा हुआ है गुलबाई के करीब, और यहाँ पर भी सड़कों का ये हाल है। इतने गहरे गड्ढे पड़ चुके हैं कि वहां पर बड़ी गाड़ियां भी फंस जाती हैं। इसी हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं PSP के सरबरा मुस्तफ़ा कमाल साहब जो कि साबिक नाजिम कराची भी हैं। मुस्तफ़ा कमाल साहब, बहुत शुक्रिया आप बात करने के लिए। आपके दौर में अंडरपासेस बने थे लेकिन अब ज़ाहिर है मेंटेनेंस उस तरह से नहीं हुई। साल हर साल गुजर गए हैं, 2.5 अरब रुपए रखे गए इन सड़कों की मरम्मत के लिए, लेकिन हालात जू के तू हैं। क्या कहना चाहेंगे? राब्ता करने की कोशिश करेंगे और कराची शहर के हवाले से इस पर बात करना चाहेंगे मुस्तफ़ा कमाल से कि वो क्या समझते हैं कि इसका हल क्या है, क्योंकि वो नाजिम कराची भी रह चुके हैं और बावजूद इसके के ऐलानात किए जाते हैं, तरक्याती पैकेज के ऐलानात किए जाते हैं, लेकिन सड़कों की हालत ऐसी, और ये सिर्फ कोई 1, 2, 3 सड़कें नहीं है, तमाम कराची की सड़कें ऐसे ही हो गई। मुस्तफ़ा कमाल साहब हमारे साथ हैं, एक बार उनसे फिर बात करेंगे। जी मुस्तफ़ा कमाल साहब, सर क्या कहिएगा जो इस वक्त हम कराची शहर की सूरत हाल देख रहे हैं? एक नौजवान जख्मी हो गया है अंडरपास के गड्ढों में गिर के। देखिए
میں بالکل سننے والے آپ کے دیکھنے والوں کو کہنا چاہوں گا کہ حکمرانوں نے جو آج حکمراں ہیں یا جو پہلے رہ چکے ہیں جو آج ہیں انہوں نے کچھ نہیں کرنا اور ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا ان ساری چیزوں سے. فیصلہ آپ نے کرنا ہے اور اسی طرح کے حادثات ہوتے رہیں گے, ہم شور مچاتے رہیں گے جب تک یہ لوگ ہیں, اس طرح کے لوگ ہیں. آپ حادثات ہوں گے, جو نہ ہو جائے وہ کم ہے. میری لوگوں سے گزارش ہے کہ کردار والے لوگوں کو ووٹ دیں اور ان کو ووٹ دے کر اپنا چوکیدار بنائیں, اپنے شہر میں ان کو حق حکمرانی دیں تو آپ کا شہر ٹھیک ہو جائے گا. اس کے علاوہ کوئی اور دوسرا حل نہیں ہے. ہم یہی باتیں کرتے رہیں گے, یہ حادثات ہوتے رہیں گے, لوگ مرتے رہیں گے. جو حکمران ہے اس کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, کوئی فرق نہیں پڑتا. تو میری تو بس اتنی سی بات ہے. تھینک یو ویری مچ. مصطفیٰ کمال صاحب, آپ سن سکتے ہیں تو ہم آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں, کیونکہ الیکشن کی ایک الگ ہی سائنس ہے اور جس طریقے سے سندھ میں کراچی میں ہوتے ہیں, کراچی کے شہری جسے منتخب کریں وہ بلدیاتی سسٹم نہیں ہے, جو وہ منتخب کریں وہ اقتدار میں نہیں آ پاتے. تو آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ دیکھیے, ووٹوں میں بہت طاقت ہے اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو ہے وہ ہمیں ووٹ لینے کے بعد اختیار نہیں ہے, وہ خود پارٹ آف دی پرابلم ہے. ایم کیو 40 سالوں سے ووٹ لے رہی ہے, اس کے بعد اس شہر کا یہ شہر ہونا نہیں چاہیے. ایک مصطفیٰ کمال کے کام کے علاوہ ایم کیو کے پاس دوسرا کوئی کام نہیں ہے. اس کے بعد آج 10-12 سال ہو گئے مجھے اس نظامت کو چھوڑے ہوئے. میرے زمانے میں تو شہر ایسا نہیں تھا. میں تو شہر کو بہت ہنستا کھیلتا, بارشوں میں جو ہے وہ انجوائے کرتا شہر چھوڑ کر کے آؤں. شہر میں ترقی ہو رہی تھی. اس کے بعد آنے والے لوگ کرپٹ لوگ تھے, بد کردار لوگ تھے. پھر یہ اختیارات اور وسائل جس کا نہ ہونے کا رونا رویا جاتا ہے. 2013 میں اب ایم کیو نے اپنے ہاتھ سے سائن کر کے ان کے گورنر نے اختیارات اور وسائل دیے. اس وقت بھی ایم کیو پیپلز پارٹی کے ساتھ حکومت کا حصہ تھی اور گورنر نے ان کے سائن کر کے دیے کیونکہ اپنے حصے کی رشوت لینی تھی تو شہر کے حقوق دے دیے. جو پارٹی ہڑتال کرنے والی, شہر بند کرانے والی پارٹی مشہور تھی, وہ شہر کے جب حقوق جا رہے تھے اور چلے گئے تھے اور اپنے ہاتھ سے دے رہے تھے تو شہر کیوں نہیں بند کرائے, شہر کی ہڑتال کیوں نہیں کی؟ نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ بھائی یہ مینڈیٹ میں اتنی طاقت ہے کہ آپ ایک دفعہ مینڈیٹ ہم جیسے لوگوں کے پاس آئے, ہماری جیسی پارٹی کے پاس آئے, پھر ہم پلٹ کر یہ نہیں بولیں گے کہ ہمارے پاس اختیار نہیں ہے. پھر اختیار جو نہیں ہے اسے چھیننا ہمیں آتا ہے. مینڈیٹ میں بہت پاور ہے. آج جن لوگوں کے پاس مینڈیٹ ہے جو یہ بہانے بناتے ہیں وہ خود بد کردار ہیں, وہ خود پارٹنرز ان کرائم ہیں, وہ خود چوری, کچھ چور کے ساتھ چوری کر رہے ہیں, وہ خود حصے دار ہیں. تو وہ یہ بہانے کرتے ہیں کہ ان کے پاس اختیار نہیں ہے. حرام کمانے کا اختیار ہے. ٹھیک ہے, مصطفیٰ کمال صاحب کا موقف آ گیا, بہت شکریہ آپ کا. ہمارے نمائندے ارباب چانڈیو ساتھ ہیں, ان سے بھی بات کریں گے, لیکن اس سے پہلے ہم آپ کو بتائیں کہ ایڈمنسٹریٹر کراچی مرتضی وہاب نے کراچی کی سڑکوں کے حوالے سے کیا پیکج رکھا ہے, اس پر کیا اعلان کیا تھا, آئیے دیکھتے ہیں. اسپیل ختم ہو جائے اس کے بعد سڑکوں کی جو مرمت کا کام کرنے کی ضرورت ہے وہ کام سٹارٹ کر دیا جائے گا. ہم نے پیسے مختص کرائے ہیں اپنے بجٹ کے اندر. وزیر اعلیٰ سندھ نے تقریباً کوئی 2.5 ارب روپے منظور کیے ہیں سڑکوں کے پیچ ورک کے لیے, سڑکوں کو موٹریبل کرنے. اور ارباب چانڈیو سے بات کریں گے. ارباب بتائیے گا, آپ سے گفتگو کر رہے تھے مرتضی وہاب, اور جس پیکج کی بات کی گئی تھی 2.5 ارب کی, وہ کہاں لگ رہا ہے, کہاں پر ہے وہ؟ جی, جس 2.5 ارب کے پیکج کی بات مرتضی وہاب نے کی ہے, ان کا یہ کہنا تھا کہ برسات کے بعد جب برسات تھم جائے گی تو اس کے بعد جو ہے یہ ان سڑکوں کی مرمت کی جائے گی. ابھی تو برسات چل رہی ہے, اس دوران ان سڑکوں کی مرمت کرنے کا مطلب جو پیسے ڈالیں گے پھر سڑکیں ٹوٹ جائیں گی, پھر وہ پیسے ضائع ہو جائیں گے. یہاں تو محکمہ موسمیات نے سپٹمبر تک کا ٹائم دیا ہے اور مانسون اب ایک بڑا طویل سپیل لے کر آتا ہے کراچی میں, تو کیا اسی طریقے سے لوگ گزر اوقات کریں اپنا؟ میرا خیال تو ایسا ہی ہوگا, کیونکہ اگر پیچ ورکنگ کی جائے گی تو پیچ ورکنگ کا مطلب ہے کہ سڑک کے اوپر سڑک بناؤ اور پھر برسات پڑ جائے گی, پھر وہ سڑک ٹوٹ جائے گی. اگر سڑک کو اس وقت دوبارہ بناؤ تو پھر اتنے گڑھے پورے شہر میں پڑ جائیں گے کہ لوگ گلی سے نکلیں گے, گھروں میں گر جائیں گے. تو اس صورتحال میں میرے خیال میں شہریوں کو اسی صورتحال کا سامنا کرنا پڑے گا. اس پہ کبھی بات ہوئی کہ کیا باقی ریسٹ آف دا ورلڈ وہاں پہ بھی یہی ہے کہ بارشیں رکنے کا انتظار کیا جاتا ہے؟ کچھ کنٹریز ایسی ہیں جہاں پر بہت ہی زیادہ بارشیں ہوتی ہیں مہینوں, تو کیا وہ لوگ بھی اسی طرح ویٹ کرتے ہیں اور پھر گڑھوں سے گزر کے وہ آفس جاتے ہیں اور گھر واپس آتے ہیں؟ دعا کرو ہمارا پاکستان کراچی ایسا بن جائے یا ہماری سوچ ایسی ہو جائے کہ ہم برسات کے رکنے کا انتظار نہ کریں اور ایسا مضبوط کام کریں کہ بھلی برسات پڑ بھی جائے سڑکیں جو ہے وہ بہ نہ جائے. دنیا پوری میں بڑی برساتیں ہوتی ہیں, لندن میں, اب تو دبئی میں بھی برساتیں ہو رہی جہاں کبھی ریگستان ہوا کرتا تھا, مگر وہاں پر برسات کے بعد پانی نکل جاتا ہے,
सड़क नहीं बहती। कराची वाहिद दुनिया का अनोखा शहर है जिसमें बरसात पड़ने के बाद जो है सड़क भी बह जाती है। अरबाब, ऐसा ना हो कि अभी पानी सड़क पे से गुजर रहा है, आइंदा आने वाले दिनों में लोगों के सरों पे से गुजर जाए, तो क्या हिकमत अमली अपनाई है? नाकिस मटेरियल का क्यों इस्तेमाल होता है कि फिर ये हालत होती है? और बारिशें उतनी नहीं हो रही जितने हम दीगर कंट्रीज में देखते हैं, जहाँ पर हम मिसाल दें बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज की, वहाँ जितनी बारिश होती है यहाँ पे तो होती भी नहीं है उतनी। जी, नाकस मटेरियल का सीधा सीधा मतलब है करप्शन। ये इस सूबे में तो ये है कि महकमा खजाना अगर किसी 1 लाख रुपए का चेक जारी करता है तो पहले कहता है 10,000 रुपए रिश्वत दो। ये आप किसी से भी पूछ रहे हैं, जो भी यहाँ शहर में ठेकेदार किसी भी रोड पर काम कर रहा है उससे पूछ रहे हैं कि महकमा खजाना पहले 10% लेता है। जब महकमा खजाना जो रकम रिलीज करती है उसमें ही 10% हो तो बाकी ठेकेदार जो है अपने 25% निकालेगा, 2 रुपए मुझे भी रिश्वत देगा, तो 50% तो रिश्वत में चला जाता है। बाकी बचा 50% में हमारी जो सड़कें बनेंगी वो ऐसी नहीं बनेंगी तो कैसी बनेगी? यही तो मसला है। असल मामला ये है कि पहले नीयत ठीक होनी चाहिए, दूसरा करप्शन रुकनी चाहिए, और तीसरा ये कि कराची को ओन करना चाहिए। यहाँ तो भाई सड़कों पर जंग हो रही है, ये कहते हैं ये हमारी हदूद नहीं है, वो कहता है हमारी हदूद नहीं है। यहाँ पर तो वो भी मसला चल रहा है कि जी ये KMC की हद है या कंटोनमेंट की हद है। दूसरा ये अहम बात ये कि सबसे बड़ी बात ये कि यहाँ पर जो भी सड़क बनती है शाहराह फैसल के अलावा, एक आध सड़क के अलावा चले, ठीक है अरबाब, और आइंदा आपकी अगर कभी हुकूमती वुज़रा से या एडमिनिस्ट्रेटर से बात हो तो फिर आप उनको ज़रूर ये सवाल उठाइएगा। और हमने कोशिश की मुर्तज़ा बाब से बात करने की, लेकिन उन्होंने हमें रिस्पॉन्ड नहीं किया। साथ ही आप ये मंजर देख रहे हैं, ये ट्रक है जो इस गदले पानी से होता हुआ, इन घड़ों से होता हुआ, ये अंडरपास है जिसमें से ये गुजर रहा है, और नहीं मालूम होता कि सड़क जो है वो कहाँ पे बैठी हुई है, कहाँ से गुजर के सही से जाया जा सकता है। और सब अंदाजे से गाड़ी स्लो जब डाउन करते हैं तो फिर ट्रैफिक की रवानी भी मुतासर होती है, और इस तरीके से यहाँ पर लोग हादसात का शिकार हो रहे हैं। आज एक नौजवान शदीद जख्मी हुआ है, और वो भी वजह यह है कि वो गिर गया था इन गढ़ों की वजह से। कराची के चिड़ियाघर में 2 हथिनियों का रूट कैनाल होगा। गैर मुल्की डॉक्टर्स की टीम ने आज हथिनियों का मुआयना किया। इस बारे में बता रहे हमारे नुमाइंदे अली हसन। पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा एक ऐसा अनोखा रूट कैनाल होने जा रहा है जो कि इंसान का नहीं बल्कि हथनी का है। खास तौर पे ऑस्ट्रेलिया से टीम आई है 4 पॉज की, जो कि कल ऑपरेट करेंगे मधुबाला को। बात करते हैं डॉक्टर अमीर खलील से कि प्रोसीजर क्या है, हाउ डू यू आर गोइंग टू परफॉर्म दिस प्रोसीजर। We have 2 female elephant here. Both of them suffer severe infection on the broken tusk inside. You can see here on the left side the abscess is huge, it creates a lot of pain and keeps the elephant nervous, and this might lead to a fatal problem in the future if it's not treated. So the first elephant will be moved to the theater on the other side where we have enough equipment which is specially produced in Germany for these 2 elephants. We have to remove the root of the tusk to make disinfection and to give the proper treatment. So it is a unique procedure. It is, I will not say risky, but it is very long one, very difficult one. But I think everything is ready now and we are very excited. डॉक्टर अमीर खलील से हमारी गुफ्तगू रही थी, उनका ये कहना है कि कल मधुबाला का रूट कैनाल कराया जाएगा, उसके बाद नूर जहां का रूट कैनाल मुकम्मल किया जाएगा। और आपको बताएं कि सिंध हाई कोर्ट का IRY न्यूज़ के हक में जारी हुक्म इम्तना खत्म करने से इनकार। सिंध हाई कोर्ट के हुक्म इम्तना के खिलाफ पैमरा की अपील पर समाअत। अदालत ने रिमार्क्स दिए, जब तक आपकी तारीफ होती थी आपको भी ARY अच्छा लगता था। ARY के वकील अयान मेमन ने कहा, अगर हुक्म इम्तना कलअदम करार दिया गया तो पूरा केस मुतासिर होगा। ARY न्यूज़ शहबाज गिल की गुफ्तगू के मंदरजात से लाताल्लुकी का इजहार कर चुका है। पैमरा ने सिंध हाई कोर्ट के अहकामात के खिलाफ अपील दायर की। सिंध हाई कोर्ट का ARY न्यूज के हक में जारी हुक्म इम्तना खत्म करने से इनकार। सिंध हाई कोर्ट के हुक्म इम्तना के खिलाफ पैमरा की अपील पर समाअत। वकील ARY अयान मेमन ने कहा, ARY न्यूज शहबाज गिल की गुफ्तगू के मंदरजात से लाताल्लुकी का इजहार कर चुका। पैमरा ने सिंध हाई कोर्ट के अहकामात के खिलाफ अपील दायर की। हुक्म इम्तना कलअदम किया गया तो पूरा केस मुतासिर होगा।
जस्टिस अकील अब्बासी ने मुखालिफ वकील से मुखातिब होते हुए रिमार्क्स दिए। जब तक तारीफ होती थी आपको भी ARY अच्छा लगता था, किसी प्रोग्राम या फर्द पर पाबंदी लगा सकते थे, पूरा चैनल क्यों बंद कर रहे हैं? कार्रवाई तो होगी, शो कॉज पर जवाब दें। इससे पहले सिंध हाईकोर्ट पैमरा को ARY नशरियात खोलने का हुक्म भी दे चुका। पैमरा को कहा गया है कि वो केबल ऑपरेटर्स को नशरियात पुराने नंबरों पर बहाल करने की हिदायत दे। लाहौर किला के टाउनशिप में ARY न्यूज की बंदिश के खिलाफ शहरी सरापा एहतजाज। ARY न्यूज के हक में बैनर्स और प्ले कार्ड्स उठाए शहरियों ने फूल निछावर किए। मुजाहिरीन नशरियात फौरी बहाल करने का मुतालबा करें। इस बारे में रिपोर्ट करें हमारे नुमाइंदे अहमद खोकर। ARY न्यूज की बंदिश के खिलाफ शहर शहर गली गली में एहतजाजों का सिलसिला जो है जारी है। लाहौर के शहरी भी जो है वो सरापा एहतजाज हैं। ये देखें, ये अवाम की ARY न्यूज से मोहब्बत है और ये किस तरीके से जो है अवाम जो है ARY न्यूज के ऊपर एतमाद करती है, मोहब्बत का इजहार करती है। ये बेसिकली मेरे पे नहीं है, ARY न्यूज के ऊपर जो है ये फूल की पत्तियां निछावर की जा रही हैं, हार पहनाए जा रहे हैं। तो शहरी यहाँ पर सरापा एहतजाज है, जरा उनसे बात करते हैं। ARY से मोहब्बत जो है वो शहरियों की आप देख रहे हैं, आप क्या कहेंगे? इस वक्त ARY जो बंद किया हुआ है, पाकिस्तानी अवाम की आवाज़ बंद की हुई है। पाकिस्तानी अवाम पुरजोर मुजामत करती है ARY की बंदिश के ऊपर। हमारा मुतालबा पाकिस्तानी अवाम का ARY को फौरी तौर पे बहाल किया जाए। ARY शहरी जो है वो सरापा एहतजाज हैं, ARY के हक में जो है वो नारेबाजी भी की जा रही है और इनका यही कहना है कि ये ARY न्यूज की आवाज को नहीं दबा सकते। इनका यही मुतालबा है कि फिल फौर जो है वो ARY न्यूज को बहाल किया जाए। जी, ARY की बंदिश के खिलाफ कराची प्रेस क्लब के बाहर सहाफियों ने भरपूर एहतजाजी मुजाहरा किया। तेज बारिश के बावजूद मुजाहरे में सहाफियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। सहाफियों ने हुकूमत और पैमरा के खिलाफ नारेबाजी की और ARY की NOC मनसूखी के खिलाफ शदीद अल्फाज में मजम्मत की। पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट, कराची यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट और कराची प्रेस क्लब के ओहदेदारान का कहना था कि हम ARY के साथ खड़े हैं। माजी में भी हुकूमत की जानिब से इस तरह के ओछे हथकंडों को इस्तेमाल किया गया। सहाफ़ी रहनुमाओं का कहना था कि ARY न्यूज़ इस वक्त सच की सज़ा भुगत रहा है। NOC के बाद लाइसेंस कैंसिल करने की कोशिश की जा रही है। ये कोशिश सिर्फ ARY तक महदूद नहीं रहेगी। आज सहाफ़ियों के मुत्तहिद होने का वक्त है। ARY सच पर मबनी रिपोर्टिंग कर रहा है जो हुकूमत वक्त को हजम नहीं हो रही। नहीं चलेगी, जाहिल हुकूमत नहीं चलेगी, ये दादागिरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, ये गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, ये दादागिरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, ये गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, ये भ्रमरागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। ARY न्यूज की बंदिश के खिलाफ KP असम्बली में आवाज उठ गई। सूबाई वजीर शौकत यूसुफजई ने कहा, नशियात बंद करना इंतहाई अफसोसनाक है। विफाकी हुकूमत आजादी सहाफत से डर रही है। ARY न्यूज की बंदिश के खिलाफ सहाफियों ने प्रेस गैलरी से वॉकआउट किया। बात है कि मतलब सिर्फ ये नहीं कि बड़े एंकर्स, जो लोग इसके साथ वाबस्ता हैं, सैकड़ों लोग हैं जो इसके रोजगार इनके साथ वाबस्ता है, वो सारे के सारे उनके चूल्हे बंद होने जा रहे हैं। तो ये तो बहुत अफसोसनाक बात है। और ये पाकिस्तान में कभी इस तरह हुआ है जब बहुत बड़ी कोई मार्शल लॉ लगी हो या कोई इस तरह के वाक़यात हो, तब जाके कोई चैनल बंद होता है। कोई कानूनी कार्रवाई कोई ऐसा हो सकता है, लेकिन ये जो तरीकाकार है कि बिल्कुल बंद करो, मेरे ख्याल से अफसोसनाक भी है और ये खौफजदा है। गवर्नमेंट मीडिया से, आज़ाद मीडिया से खौफजदा है और खौफजदा होकर इस तरह की हरकतें कर रही है, तो इसके मजम्मत भी करते हैं। ARY की बंदिश पर पंजाब असम्बली के अरकान की मजम्मत। अरकान असम्बली ARY के हम आवाज बन गए। मैं साबिका कौमी असम्बली की रुकन हूँ और मेरी आवाज ARY। मैं हूँ फैयाजुल हसन चौहान, तर्जमान वजीर आला पंजाब, और मैं हूँ ARY की आवाज़। डॉक्टर अख्तर मलिक, सूबाई वजीर सेहत पंजाब, हमारी आवाज़ ARY। मैं हूँ युधिष्ठिर चौहान MPA, मेरी आवाज़ ARY। मैं हूँ हबकूक गिल MPA मिनॉरिटीज, ARY की आवाज़ मेरी आवाज़। चेयरमैन PTI इमरान खान कराची और हैदराबाद में जलसों के बाद रावलपिंडी का रुख करेंगे। 21 अगस्त को पिंडी में बड़ा पावर शो होगा। इस्लामाबाद में इमरान खान की ज़रिए सदारत तहरीक इंसाफ के मुशावरती इजलास में फैसला। इमरान खान ने कहा, अवाम ने इम्पोर्टेड हुकूमत को मुस्तरद कर दिया। मसाइल का वाहिद हल फॉर इलेक्शन है, कोई शक में ना रहे, कौम इमरान खान के साथ खड़ी है। इजलास में मुल्क की सियासी सूरत हाल समेत अहम अमूर पर गौर किया गया। इमरान खान के कराची में कागजात नामजदगी चैलेंज करने के मामले का भी जायजा लिया गया। ज़राए ने बताया, इजलास में पिंडी का जलसा यादगार बनाने के लिए हिकमत अमली तैयार की गई। 6 दिन में 2 गोल्ड मेडल्स अरशद नदीम ने जीत लिए। पूरी कौम के दिल जेवलिन थ्रो का
ہیرو وطن واپسی پر شابالحانہ استقبال کیا گیا۔ لاہور ایئرپورٹ پر دوستوں، رشتہ داروں اور مداحوں نے پھولوں کی پتیاں نچھاور کی، گلدستے پیش کیے اور ڈھول کی تھاپ پر بھنگڑے بھی ڈالے۔ قومی ایتھلیٹ اور اولمپئن میڈیا سے گفتگو میں بولے۔ اور اب بات کریں گے وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل نے پیٹرول مہنگا کرنے کو درست فیصلہ قرار دے دیا۔ کہتے ہیں وزیراعظم نے شفقت کرتے ہوئے سمری منظور کی۔ عمران خان پاکستان کو دیوالے کرنے والے تھے، ہم نے بچا لیا۔ آج ہم کو بھیج دیا ہے نیا LOI، تو میں آج کے دن میں سائن کر کے انشاءاللہ تعالی اس کو بھیج دوں گا۔ پھر ہم امید کر رہے ہیں کہ اگست کے مہینے کے اندر بورڈ میٹنگ ہو جائے گی، غالباً 29 تاریخ کو۔ تو 1 اگست سے لے کر 15 اگست تک دنیا کی بہترین جو سب سے مضبوط کرنسی تھی وہ آپ کا پاکستانی روپیہ تھا، اور دنیا کی سب سے تیز چلنے والی اسٹاک مارکیٹ تھی وہ آپ کی پاکستان اسٹاک ایکسچینج یا کراچی اسٹاک ایکسچینج تھی۔ یہ اس وقت بھی آپ سے یہ گزارش کرتا تھا امپورٹ روکنے دو، ایکسپورٹ اور ریمیٹنس کے برابر لے آؤں گا تو خود بخود آرگینکلی روپیہ جو ہے وہ مضبوط ہونا شروع ہو جائے گا۔ ویسا بھی ٹیکس انشاءاللہ لے کے آئیں گے کہ جس میں اگر آپ 10% بھی ایکسپورٹ نہیں کریں گے تو تھوڑا سا آپ سے زیادہ ٹیکس لیں گے۔ $3.4 بلین گئے تھے بینکنگ سسٹم سے اور $4.1 بلین آئے تھے۔ وی ہیڈ مور منی کمنگ ان، $600-700 ملین مور کمنگ ان دین گوئنگ آؤٹ۔ کل رات کو جب پیٹرول کی ₹6 پرائز بڑھی ہے، نہیں بڑھے گی، میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ پرائز نہیں بڑھے گی، میں نے کہا تھا ٹیکس نہیں لگاؤں گا۔ اوگرا جو ہے پرائس ہر 15 دن کے لیے ڈٹرمن کرتی ہے، پہلے یہ برانڈ کے اوپر ہوتا تھا، اب جو ہے یہ پلیٹس کے اوپر ہوتا ہے۔ سابق صدر آصف زرداری کا پیٹرولیم مصنوعات کی قیمت میں اضافے پر اظہار تشویش۔ کہتے ہیں پیپلز پارٹی حکومت کے ساتھ ہے، مگر ایسے فیصلوں پر مشاورت ہونی چاہیے۔ عوام کو ریلیف دینا ہی ہماری اولین ترجیح ہونا چاہیے۔ ہم وزیر اعظم کے ساتھ ہیں، جلد ان سے ملاقات کروں گا جس میں معاشی ٹیم کے بارے میں بھی بات ہوگی۔ وفاقی کابینہ کا اجلاس، پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے پر وزراء کا احتجاج۔ ذرائع کے مطابق وزراء نے کہا عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں کمی، یہاں اضافہ ہو رہا ہے۔ وفاقی وزراء کا قیمتوں میں کمی کے ثمرات عوام تک منتقل کرنے کا مطالبہ۔ وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل کابینہ اجلاس میں وزراء کو مطمئن نہ کر سکے۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا گیا۔ درخواست ایڈوکیٹ اظہر صدیق کی جانب سے دائر کی گئی، جس میں اوگرا، وفاقی حکومت سمیت دیگر کو فریق بنایا گیا ہے۔ درخواست گزار نے موقف اختیار کیا ہے کہ عالمی مارکیٹ میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں واضح کمی ہوئی ہے، اس کے باوجود قیمتوں میں اضافے کا حکومتی اقدام غیر قانونی ہے، لہٰذا عدالت پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کو کالعدم قرار دے۔ عوام کا پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے پر شدید رد عمل۔ کہتے ہیں پیٹرول تو سستا کرنا تھا لیکن انہوں نے مہنگا کر دیا۔ مہنگائی نے پہلے ہی 2 وقت کی روٹی مشکل کر دی ہے، اب رہی سہی خسر مہنگے پیٹرول سے پوری ہو جائے گی۔ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے یہاں پہ، جس کا دل کرتا ہے جو کرے۔ لوگ جو ہے نا اتنے پریشان ہیں حد سے زیادہ، مہنگائی اتنی ہے، اوپر سے ایک اور وزن آ گیا، بس مریں گے اور کیا، یہی رہ گیا آخر راستہ۔ عوام پہ بم گراتے رہیں گے اور ہم لوگ برداشت کرتے رہیں گے جب تک ہمت ہے، پھر ایک نوبت آئے گی یا سڑکوں پہ ہوں گے یا قبر میں ہوں گے۔ اگر پیٹرول کی قیمتیں بڑھے گی تو پھر غریب کیا کرے گا؟ ہماری گورنمنٹ جو ہے نا اس کو ذرا سنسیئر ہو کے دیکھے، جو عوام پہ کتنا برڈن پڑ رہا ہے روزانہ کے حساب سے۔ حکومت کو بس اپنی لیوی کی بڑی ہوئی ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ ٹیکس کلیکشن کر لیں۔ پیٹرول بڑھنے سے ساری مشکلات ہیں، یہاں پہ ہر کسی کو اپنا مفاد ہے۔ جیسے ڈالر کا ریٹ کم ہوا ہے، آٹومیٹکلی ہمارے فیول کا ریٹ بھی کم ہونا چاہیے تھا۔ حکومت جو ہے وہ اپنے فائدے کی بات کر رہی ہے، ہماری غریب عوام کے فائدے کی کوئی بات نہیں کر رہی۔ پیٹرول بڑھتا ہے تو ہر چیز مہنگی ہوتی ہے، کون سی چیز سستی ہوتی ہے؟ کبھی 20 روپے بڑھ رہا ہے، کبھی 3 روپے بڑھ رہا ہے، کبھی 5 روپے بڑھ رہا ہے۔ بھر بھر کے پیٹرول ہم کہاں جائیں؟ 3 روپے اتار رہے ہیں تو 10 روپے چڑھا رہے ہیں، یہ اتارنے کا طریقہ تو نہیں ہے نا۔ میٹر کو دیکھا تو مجھے خود شاک لگ گیا، 18 روپے رعایت کے بجائے پتہ نہیں کیا کرنا چاہ رہی ہے حکومت۔ ہم نے تو سنا تھا کم ہوگا مگر پھر بڑھ گیا۔ بلوچستان کے ضلع قلعہ عبداللہ میں بارشوں سے 15 ڈیمز ٹوٹنے کے بعد ضلع انتظامیہ نے سیلاب سے متاثرہ بچوں کی خیمہ بستی میں سکولز اور مدرسے میں پڑھائی کا سلسلہ شروع کر دیا ہے۔ بات کریں گے اختر گلفام سے۔ قلعہ عبداللہ میں مونسون کی بارشوں اور 15 ڈیمز ٹوٹنے کے بعد ہر طرف تباہی نظر آتی ہے۔ کئی سکولز اور مدرسے سیلابی ریلوں میں بہ جانے سے پڑھائی کا سلسلہ متاثر ہو گیا تھا، جس پر ضلعی انتظامیہ نے سیلاب متاثرہ بچوں کی پڑھائی کے لیے قلعہ ماجکا میں خیمہ بستی میں پڑھائی کا سلسلہ بحال کر دیا۔ جب وہ سیلابی ریل آیا، پھر پانی مدرسے میں داخل ہوئے تو ہم نے پوری طور پر طلباء کو نکال لیے۔ تقریباً اس سے 1 گھنٹہ بعد ڈیم ٹوٹ گئے، پھر وہ پانی آ کے مدرسہ سارے کے سارے لے کے گیا۔ ابھی ہم ضلع انتظامیہ کا بہت مشکور ہیں کہ انہوں نے ہمیں ٹینٹ وغیرہ دے دیے ہیں۔ ابھی ہم اس پہ
ये बच्चों को पढ़ा रहे हैं। हम लोग टेट में पढ़ रहे, अभी मदरसा सैलाब लेके गए। डिप्टी कमिश्नर किला अब्दुल्ला मुनीर अहमद काकड़ खेमा बस्ती स्कूल और मदरसे की रोजाना की बुनियाद पर जायजा ले रहे हैं। मेरा मेन फोकस ये भी है कि जहाँ पे स्कूल मुतासर हुए हैं, जहाँ पे मदरसा मुतासर हुए हैं, वहाँ पे बच्चों की पढ़ाई न रुकने पाए। उनको मैं फूड भी प्रोवाइड कर रहा हूँ, राशन भी प्रोवाइड कर रहा हूँ, इसके अलावा टेंट्स भी प्रोवाइड कर रहा हूँ। तुलबा ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि तबाह होने वाले स्कूलों और मदरसे की तामीर जल्द अज जल्द शुरू की जाए। कैमरा टीम के साथ अख्तर गुलफाम, ARY न्यूज, माचिका, किला अब्दुल्ला। कोहलू में हालिया बारिश और सैलाबी रेलों ने तबाही मचा दी है। मूसलाधार बारिशों से मुतासर इलाकों में इस वक्त क्या सूरत हाल है, जानते हैं कोहलू से हमारे नुमाइंदे ताहिर मरी से। देखिए जी, कोहलू के मुख्तलिफ इलाकों में हालिया बारिशों और सैलाबी सूरत हाल के बाद मुख्तलिफ इलाके शदीद मुतासर हुए हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं किली जुमा खान में, जहाँ पर सूबाई वजीर मीर नसीबुल्लाह मरी, डिप्टी कमिश्नर और सूबाई हुकूमत की जानिब से जो सैलाब मुतासरीन है उनको राशन फराहम किया जा रहा है। राशन में टेंट और इसके अलावा खुश्क खुराक शामिल है। यहाँ के जो मुतासरीन हैं उनको इस वक्त यहाँ पे जिला इंतजामिया रिलीफ फराहम कर रही है। कोहलू के मुख्तलिफ इलाके इस वक्त शदीद मुतासर हैं, जहाँ पे दर्जनों के हिसाब से कच्चे मकानात गिर गए हैं, जबकि मुख्तलिफ इलाकों में अब तक दरमियानी दर्जे के सैलाबी रेले गुजर रहे हैं। कोहलू के जो नवाही इलाके हैं वहाँ पे अभी तक जो राब्ता सड़कें वो बहाल नहीं हो सकी हैं। महकमा मौसमियत का बताना है कि कोहलू में जो है वो आइंदा चंद दिनों के अंदर मजीद मूसलाधार बारिशों की पेशन गोई है। जी, अमेरिका ने पाकिस्तान में सैलाब से मुतासर अफराद की मदद के लिए $1 लाख की इमदाद का ऐलान किया है। अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम ने ट्विटर पर बताया, अमेरिका पाकिस्तान में शदीद सैलाब से मुतासर अफराद के साथ खड़ा है। डोनाल्ड ब्लूम के मुताबिक USAID की जानिब से मिलने वाली इमदाद से जरूरी अशिया खरीदने में मदद मिलेगी, जिससे लोगों की परेशानियों में कमी आएगी। डोनाल्ड ब्लूम ने लिखा कि वो पाकिस्तान में मौजूद अपनी शराकतदारों के साथ मिलकर सैलाब ज़दा अफराद की मदद करेंगे। बलूचिस्तान के वजीर आला अब्दुल कुद्दूस बिजंजो कहते हैं, बलूचिस्तान में सैलाब से होने वाले नुकसानात के अजाले के लिए 15 अरब और बहाली के मरहले के लिए 20 अरब रुपए दरकार हैं। और ब्रेकिंग न्यूज से आपको आगाह करें कि हैदराबाद शहर में ARY न्यूज की नशरियात मुकम्मल तौर पर बहाल कर दी गई है। आपको आगाह करें, हैदराबाद में ARY न्यूज की नशरियात मुकम्मल बहाल कर दी गई है। नासिर हसन हमारे नुमाइंदे साथ हैं, उनसे इस हवाले से जान लेते हैं। नासिर, बताइएगा, वाकई में नशरियात बहाल कर दी गई है? जी बिल्कुल, हैदराबाद में मरहलावार आज सुबह से ही ये सिलसिला शुरू हो गया था। और चूंकि हैदराबाद में न सिर्फ सहाफती तंजीमें, वुकला तंजीमें, समाजी तंजीमें प्रेस क्लब पर पहुंच गई थी, अब सूरत हाल ये थी कि गली महल्ले कूचों में जो है खवातीन और बच्चों ने भी एहतजाज शुरू कर दिया था ARY से यकजहती का। और इसी वजह से मैं समझता हूं कि अवाम का, पूरे पाकिस्तानी कौम का एक प्रेशर था, जिससे जो है वो हैदराबाद में मुकम्मल तौर पर नशरियात बहाल हो गई है। और अब मुबारकबाद के सिलसिले आ रहे हैं और लोगों का यही कहना है कि हम ARY के साथ हैं, यकजहती के। और अगर ARY बंद किया गया तो बच्चा, औरतें, बूढ़े सब रोडों पे निकल आएंगे और ARY किसी तौर पे बंद नहीं होने देंगे। ठीक है, नासिर हमारे नुमाइंदे आगाह कर रहे थे। सिंध हाई कोर्ट की जानिब से हुक्म दिया गया था कि ARY न्यूज की नशरियात बहाल की जाएं और हम इसे बारिश का पहला कतरा कहेंगे कि हैदराबाद से आगाज हुआ है। और खबर आ रही है, जैसे कि हमारे नुमाइंदा रिपोर्ट कर रहे थे, कि लोगों की जानिब से इस वक्त पैगामात भी मौसूल हो रहे हैं और हैदराबाद में ARY न्यूज की नशरियात बहाल हो रही है। ARY न्यूज स्टूडियो से फिलहाल इतना। किसी भी खबर और इसकी अपडेट्स के लिए देखते रहिए ARY न्यूज। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।